आप सबों को जय हिंद। आइए आज हम वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इसके पहले हमने पढ़ा था कि वायुमंडल का निर्माण किन चीज़ों से हुआ है, जिसके अंतर्गत तीन ही मुख्य चीज थे, जलवाष्प, धूल कण और गैस। इन्हीं तीन से मिलकर हमारा वायुमंडल बना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वायुमंडल का कंपोजिशन है, उसको हम लोग संरचना भी कहते हैं। अर्थात वायुमंडल को धरातल से इसके ऊपरी सतह की ओर तापमान, आर्द्रता, गैसों के विविध रूप के आधार पर इसे भिन्न भिन्न वर्गों में क्षैतिज रूप से बांटा जाता है। अर्थात वायुमंडल हमारा एक समान नहीं है। धरातल से लेकर के अंतरिक्ष तक इसमें काफी असमानताएं हैं, काफी विषमताएं हैं। इसलिए उस विषमताओं को जानने के लिए हमें इसका वर्गीकरण करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे हम निम्न भागों में बांट कर पढ़ते हैं। यदि देख लिया जाए कि हम लोग ये अपनी पृथ्वी है, सबसे जो इसकी पहली परत है उसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इस क्षोभ मंडल का विस्तार पृथ्वी के धरातल से लगभग वायुमंडल के ऊपरी भाग तक ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, ध्रुव पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर इसका विस्तार। इसको हम लोग डायग्राम से समझ सकते हैं इस तरह से। यही हम लोग का क्षोभ मंडल। यह जो मंडल है वह काफी विविधताओं से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ हवाओं का क्षैतिज और लंबवत दोनों प्रकार का बहाव मिलता है। क्षैतिज का मतलब है कि आंधी तूफान इस मंडल में बहते हैं, चक्रवात वगैरह, और लंबवत का मतलब है संवहनीय धाराएं, जो भी जलवाष्प, जलपिंड है, वे गर्म होकर जो उनसे उष्मा निकलती है उसको हम लोग संवहनीय धारा कहते हैं। वे भी धरती से वायुमंडल की ऊपर जाते हैं, या फिर जो प्रतिचक्रवातीय पवनें हैं जो ऊपर से नीचे उतरती है, वह भी इसी मंडल में मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि यह मंडल को हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसका एक और नाम है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल इसलिए बोलते हैं कि यहाँ का मौसम हर क्षण बदलते रहता है। यह अस्थायी क्षेत्र नहीं है। यहाँ चूंकि जलवाष्प, गैसें और धूलकण के चलते यहाँ समय समय में क्या है, चेंजिंग होता है, बदलाव होता है। और जितनी भी तरह की जलवायु संबंधी घटनाएं हैं वे सारी की सारी इसी क्षेत्र में घटित होते हैं। जैसे हम लोग का है मेघ का बनना, वर्षा होना, आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, सारी घटनाएं, अर्थात जलवायु संबंधी सारी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती है। इसके अलावा बिजली चमकना है, सारी की सारी घटनाएं। क्योंकि इन घटनाओं के होने के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं जो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी दर्ज की जाती है। अर्थात 1000 मीटर पर टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से घटता है। इसको हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। यह जो तापमान की घटने की दर है उसे हम लोग
सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। सामान्य नॉर्मल लैप्स रेट, NLR, नॉर्मल लैप्स रेट क्या है कि ऊंचाई के साथ जो इस मंडल में तापमान में कमी दर्ज हो जाती है उसे हम लोग सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इस वायुमंडल के निचले भाग पे काफी वायु सघन होती है। जब वायु सघन है तो जाहिर है इसमें जलवाष्प की मात्रा भी ज्यादा होगी, और जलवाष्प हैं, वायु सघन है, धूल कण डस्ट है, तो ये ज्यादा से ज्यादा उष्मा का अवशोषण करता है और ऊपर जाने पर वायु विरल हो जाती है, और इस वायु के विरल होने के चलते उसमें जलवाष्प की भी कमी होती है, साथ ही साथ धूलकण भी कम होते हैं, इसलिए ये ज्यादा से ज्यादा उष्मा को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। और एक अन्य फैक्ट है कि जो वायुमंडल हम लोग का है वह धरती से सतह से ऊपर की ओर गर्म होता है, अर्थात इसका जो कंडक्शन है, जो संचालन जिसे हम लोग बोलते हैं कि एक अणु से दूसरे अणु में उष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसे हम लोग संचालन कहते हैं। तो जो भी धूलकण है, जलवाष्प हैं, वे एक अणु से दूसरे अणु में उष्मा का स्थानांतरण करते हैं, और वह स्थानांतरण सतह से ऊपर की ओर होता है, इसीलिए ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कमी दर्ज की जाती है। यही कारण है कि जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मैदानों की तुलना में, पठारों की तुलना में तापमान कम पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्षोभ मंडल मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि जितने भी सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वे इसी मंडल में घटित होते हैं। यदि वर्षा ना हो, बादल ना बने, तूफान ना आए, चक्रवात ना आए, तो एक तरह से इकोलॉजी इम्बैलेंस हो सकता है। और यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है सिर्फ इसी मंडल के चलते, क्षोभ मंडल के चलते, क्योंकि इसी के आधार पर यहाँ जीव जंतु, प्राणी जगत और मानव जगत का अस्तित्व है। आइए हम लोग दूसरे मंडल को देखते हैं। इसका दूसरी परत है जिसे हम लोग समताप मंडल कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई देखा जाए तो क्षोभ मंडल से ऊपर लगभग 50 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। 50 किलोमीटर तक। हर किताब में आपको भिन्न भिन्न ऊंचाई मिलेगा, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक सीमा होती है, इसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। वहीं से एक्चुअल में समताप मंडल की विशेषताएं शुरू हो जाती है। इस क्षेत्र में, इस मंडल में, क्योंकि मौसम बिल्कुल शांत होता है, हवाओं का ना ही क्षैतिज बहाव है ना ही लंबवत बहाव है। हवा का बहाव नगण्य है, ना ही हवाएं क्षैतिज बहती है ना ही हवाएं लंबवत बहती है। बिल्कुल मौसम शांत रहता है, किसी प्रकार की जलवायु संबंधी घटनाएं यहाँ देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ऊंचाई पे ना ही धूलकण है, ना ही जलवाष्प है, और ना ही गैसें हैं भी तो बहुत कम मात्रा में है, जो कोई विशेष प्रभाव नहीं दर्शा पाती है। यही कारण है कि शांत क्षेत्र होने के कारण वायुयान चालक अपने वायुयान को इसी मंडल में उड़ाते हैं, समताप मंडल में। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी एरोप्लेन हवा के भंवर में फंस जाता है, इसको हम लोग टर्बुलेंस कहते हैं। टर्बुलेंस मतलब क्षोभ मंडल में कहीं कहीं या समताप मंडल के निचले भाग पे हवा का इतना तेज बहाव होता है कि वायुयान उसमें जब फंसता है तो दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ऐसा कई बार हुआ भी है। इसलिए उसका जो रडार सिस्टम है, उसका जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, वह कई किलोमीटर पहले ही रीड कर लेता है कि आगे
कैसा मौसम है, शांत है या फिर हवा का टर्बुलेंस है, ताकि वायुयान अपना मार्ग बदल सके। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग समताप मंडल के दौरान उपरांत जो मंडल है उसे हम लोग कहते हैं ओजोन मंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है, धरातल से ऊपर की ओर यह तीसरी परत है, जिसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। ये सेकंड हो गया, थर्ड है। ओजोन मंडल एक ऐसा मंडल, ऐसा क्षेत्र है जहां ओजोन गैस की प्रधानता होती है। ओजोन गैस को हम लोग O3 से लिखते हैं, इसका रासायनिक सूत्र O3 है। क्योंकि यहाँ ओजोन गैस पाए जाते हैं, इसीलिए इसके अधिकता एक कारण है, इसका नाम ओजोन मंडल दिया गया है। अब इसके बारे में जानते हैं कि ओजोन गैस की क्या विशेषता है। ओजोन गैस वायुमंडल की ऊपरी सतह में संकेंद्रित है 80 किलोमीटर के आसपास तक, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को फिल्टर करने का काम करता है। क्योंकि इतनी ऊंचाई में जो सुपरसोनिक जेट चलते हैं वे अत्यधिक मात्रा में CFC गैसों का उत्सर्जन करते हैं। CFC गैस के अंतर्गत हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, आदि गैसों को रखा जाता है, जो इस परत का क्षय करते हैं, जो इसकी सघनता को कम करते हैं। इसलिए इनका डिप्लेशन हो रहा है। डिप्लेशन मतलब क्षयकरण, क्षय हो रहा है। और उनके क्षय होने से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वह धरती के सतह तक पहुंच रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये इतना खतरनाक है, ये इतना खतरनाक है, इसके धरती पर आने से अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है, अर्थात पृथ्वी गर्म होती है। और इस पृथ्वी के गर्म होने की इस क्रिया को हम लोग वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं। और यह जो वैश्विक उष्मीकरण है अभी एक ग्लोबल समस्या बन चुका है। जितना हम लोग का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसमें इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया जाता है कि कैसे हम लोग वैश्विक उष्मीकरण को रोकें, कैसे उसको चेक करें, कैसे उसको हम लोग कंट्रोल करें। तो ओजोन का क्षय होने से पराबैंगनी किरण धरती तक आ रही है, जो मानव शरीर में पड़ने से त्वचा कैंसर का कारण बनती है। यही कारण है कि दिनों दिन खासकर विकसित देशों में इस रोग का रेशियो, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। तो आइए हम लोग यह प्रण लेते हैं कि हम लोग ओजोन परत के क्षय होने से इसे बचाएं। हम लोग थोड़ा अग्रगामी सोच रखें, ताकि यह जो समस्या सामने आ रही है उस समस्या से हम लोग निजात पाएं और CFC गैस का कम से कम उत्सर्जन करें। हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं और यह हमेशा शपथ लेते हैं कि हम लोग वृक्ष लगाएंगे, हम लोग पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे। लेकिन हम लोग फिर भूल जाते हैं, हम लोग फिर वही अपने भाग दौड़ की जिंदगी में लग जाते हैं और सारा चीज भूल जाते हैं। तो ओजोन परत मानव जाति के लिए, वनस्पति जगत के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग आयन मंडल। इसका विस्तार सतह से ऊपर की ओर अर्थात ओजोन परत से ऊपर लगभग 80 से 640 किलोमीटर के बीच है। यह परत भी हमारे
मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परत में, इस मंडल में रेडियो आवेशित कण पाए जाते हैं जो ध्वनि तरंगों को परावर्तित करते हैं धरातल की ओर। और यही कारण है कि हम लोग धरातल पर जो संचार की सुविधाएं हैं, रेडियो है, टीवी है, आदि दूसरे माध्यम हैं, उसका हम लोग आनंद ले पाते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो इस ओजोन लेयर का 3 उपवर्गों में विभाजन है। इसमें डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर है। यह जो डी एफ लेयर है वे मध्यम तरंगों को और दीर्घ तरंगों को धरती की ओर परावर्तित कराते हैं। साथ ही साथ आयन मंडल ही वह ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, हम लोग का जो अर्थ है, इसका जो उत्तरी पोल का हिस्सा है और दक्षिणी पोल का हिस्सा है, वहां एक विशेष प्रकार का प्रकाश देखने को मिलता है जिसे हम लोग अरोरा बोरियालिस, और इसे दक्षिण वाले को अरोरा ऑस्ट्रेलियाइस के नाम से जानते हैं। तो बताइए कितना इंपॉर्टेंस इसका भी है। सभी मंडल का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। क्षोभ मंडल का कुछ अलग इंपॉर्टेंस है, समताप मंडल का कुछ अलग है, ओजोन का भी अपने आप में अहम भूमिका है, और आयन मंडल का भी संचार के क्षेत्र में देखा जाए तो इसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो सभी मिलकर के पृथ्वी को एक तरह से ये सेफ रखे हुए हैं, इस पर प्राणी और मानव जगत का अस्तित्व बनाए रखे हैं। और अंतिम जो हम लोग का सबसे ऊपरी भाग है वायुमंडल का, जिसे हम लोग बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग एक्सोस्फीयर कहते हैं, जिसका विस्तार 640 किलोमीटर से ऊपर की ओर है। यह मंडल अभी भी काफी अपने आप में गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है, क्योंकि इस मंडल के बारे में कोई विशेष जानकारी निकल कर नहीं आई है, जहां अभी भी शोध और अनुसंधान जारी है और भविष्य में इसके अजीब चीजों को, नई चीजों को जानने की उत्सुकता बनी हुई है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज देखा कि किस प्रकार से वायुमंडल की संरचना है, अर्थात किन किन लेयर में वायुमंडल बटा हुआ है, किन की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर दृष्टिकोण से। कोई भी एग्जाम नहीं जहां पर इससे प्रश्न नहीं आते हैं, सबसे प्रश्न आते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न का क्षेत्र है वो हम लोग का क्षोभ मंडल है, जिसे परिवर्तन मंडल या ट्रोपोपॉज कहते हैं, क्योंकि इसी मंडल से सभी का अस्तित्व है। पूरी मानव जाति और वनस्पति जाति का अस्तित्व इसी मंडल से बना हुआ है। इसमें एक चीज और देखते हैं कि मौसम, जलवायु और ऋतु को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मौसम को, कि मौसम क्या है। मौसम के बाद हम लोग देखते हैं ऋतु को, फिर हम लोग देखते हैं जलवायु को। ये 3 जो तत्व हैं उसके बारे में भी जानना हमें बहुत जरूरी है कि ये तीनों चीज हैं क्या। ये 3 चीज जानने के लिए हमें पहले वायुमंडल के तत्वों को जानना होगा कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व हैं। तो सबसे पहले हम लोग का इसमें है तापमान, दूसरा हम लोग का है आर्द्रता, और तीसरा हम लोग का वायुदाब है। ये 3 जो कंपोनेंट हैं, इसी से हम लोग का चाहे मौसम कहे, ऋतु कहे या जलवायु मिलकर बना है। तभी हम लोग डिफरेंस समझने में प्रयास करेंगे कि ये 3 चीज है क्या। तो ऐसा माना जाता है कि जो तापमान, आर्द्रता और वायुदाब है,
एक तरह से वायुमंडल का ये दशा है। तो किसी भी क्षेत्र में एक छोटे समय तक, कम समय तक का जो वायुमंडलीय दशाओं का योग है, अर्थात जो समय का वायुमंडल का तापमान है, जो समय की वहां की आर्द्रता है और जो वहां का प्रेशर है, वायुदाब है, उसी के औसत दशाओं के योग को हम लोग मौसम कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि मौसम क्षण प्रतिक्षण बदलता है। कभी मान लेते हैं धूप है तो अचानक से वर्षा हो जाती है मानसून के समय, तो मौसम ठंडा हो जाता है। कभी कभी अचानक से बादल घिर जाता है, आसमान काले काले बादलों से भर जाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि मौसम खराब होने वाला है, जल्दी से घर चलिए। तो मौसम क्षण प्रतिक्षण की घटना है, यह चेंजेबल है एवरी टाइम, यह कभी बदल सकता है, घंटे 2 घंटे में है चेंज या परिवर्तित हो सकता है। उसी प्रकार से हम लोग का ऋतु है, जो महीने 2 महीने की घटनाओं का योग है, अर्थात जो महीने 2 महीने जलवायु संबंधी दशाओं का जो योग है, उसे हम लोग मौसम कहते हैं। यही कारण है कि मौसम भारत में, ऋतु भारत में 6 प्रकार के रखे गए हैं। कहने का मतलब है कि 12 महीना में 2-2 महीने के ऋतु रखे गए हैं, 2-2 महीने पे यहाँ का ऋतु चेंज होता है। और जो जलवायु सबसे बड़ा तत्व है, सबसे बड़ा इसका जो क्षेत्र है या समय कहें, वह एक तरह से लंबे समय तक उस क्षेत्र के वायुमंडलीय दशाओं का योग है। अर्थात किसी भी क्षेत्र का जलवायु मतलब एक लंबे समय तक वहां का परिदृश्य क्या है, वहां का वायुमंडलीय परिदृश्य क्या है। जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत एक उष्णकटिबंधीय जलवायु का देश है। इसका मतलब ये है कि भारत का वार्षिक औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड औसत रूप से है। हम लोग बोलते हैं कि दुनिया का बहुत सारा देश शीत जलवायु का देश है। इसका मतलब क्या है कि वहां लगभग सालों भर ठंडे जैसे मौसम रहते हैं। तो जलवायु एक बृहद कॉन्सेप्ट है, एक लंबे समय तक जो तापमान, आर्द्रता और वायुदाब की जो औसत दशाओं का योग है, वह क्लाइमेट है, वह जलवायु है, जो बहुत लंबे समय के बाद चेंज होता है। हम लोग कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है। हाँ कहते हैं, कम समय के लिए कहते हैं ऋतु परिवर्तन हो रहा है। हम लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि मौसम परिवर्तन हो रहा है। मौसम परिवर्तन कब कहेंगे? जब घंटे 2 घंटे में हमको जब आकाशीय लक्षण में अंतर नजर आएगा तो वह मौसम में परिवर्तन है, ना कि ऋतु और ना कि जलवायु में परिवर्तन है। तो इस चीज को और बेहतर तरीके से जानने के लिए हम लोग एक समय का चुनाव करते हैं। समय क्या हम लोग का है, तो बहुत ही इजी है इसको जानने के लिए। हम लोग इसे 3 भाग में पहले बांट लेते हैं और इन तीनों के बाद, तीनों के सामने हम लोग इसका ड्यूरेशन लिखने का प्रयास करते हैं। ड्यूरेशन लिख करके हम लोग याद रखते हैं। मौसम में, मौसम का मतलब है कि घंटे 2 घंटे का जो आकाशीय दशा है, कलेक्शन है, वही हम लोग का मौसम है। जैसे वर्षा होना, अचानक से वर्षा होना मतलब मौसम खराब हुआ, अचानक से आंधी तूफान आना मतलब मौसम खराब हुआ। ऋतु जो है वह क्या है? महीना है एक तरह से, कि महीने 2 महीने का जो आकाशीय दशा है, जिसे हम बोलते हैं हेमंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, मानसून ऋतु। तो ये क्या है? महीने 2 महीने में चेंज होता है। और जलवायु क्या है? तो वर्ष भर का आंकड़ा है, कम से कम वर्ष भर का आंकड़ा है। और वर्ष भी देखा जाए तो एक लंबे समय तक, लगभग 30 वर्षों तक का आंकड़ा है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये 3 जो फैक्टर है वायुमंडल का, मौसम, ऋतु और जलवायु, उसे हम लोग समझने का प्रयास किए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको वायुमंडल में लेके चलेंगे, जहां हम लोग इंसुलेशन का अध्ययन करेंगे, सूर्यातप का अध्ययन करेंगे कि सूर्यातप है क्या, कैसे हमारी पृथ्वी गर्म होती है, कैसे ठंडा होती है, कैसे अपने आप को उष्मा का बैलेंस बनाए रखती है, या क्यों नहीं अधिक गर्म हो जाती, क्यों नहीं अधिक ठंडी हो जाती। इन सारी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आपको इस सेशन को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।